हेलो, मैं डॉक्टर शालिनी माहेश्वरी गंगाशील हॉस्पिटल से मैं यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट एंड एंडोस्कोपिस्ट की तरह काम करती हूँ। इस महीने हम लोग ब्रेस्ट अवेयरनेस मंथ पे बात करते हैं। ब्रेस्ट अवेयरनेस मंथ इसलिए मनाया जाता है जिससे ब्रेस्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या उसमें होने वाले कैंसर हैं उनको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया जा सके। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन को डिस्कस करते हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन मतलब खुद से ही ब्रेस्ट का एग्ज़ामिनेशन करना, देखना, उसको छू करके देखना। उसको कैसे करना चाहिए, उसमें क्या देखना चाहिए बताते हैं। जैसे कि उसको खड़े होकर के, लेट करके, बैठ करके या आईने में भी देख कर के एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं। कभी-कभी शॉवर में भी नहाते समय अगर कुछ चेंजेस नज़र आते हैं, तो इसको भी ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन की श्रेणी में ही रखा जाता है। अ, खुद के ब्रेस्ट का जो एग्ज़ामिनेशन या हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन जो कह रहे हैं, ये हमेशा माहवारी के दूसरे, तीसरे, चौथे दिन ही करना चाहिए। माहवारी के आने से कुछ दिनों पहले ब्रेस्ट का साइज़ थोड़ा चेंज हो जाता है, उनकी थिकनेस बढ़ जाती है, तो उसमें अच्छे से एग्ज़ामिनेशन नहीं हो सकता, इसलिए उसको माहवारी के बाद ही करना चाहिए। देखना क्या चाहिए, जो भी ब्रेस्ट का टिश्यू होता है उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है, जैसे अगर वो संतरे की पील जैसा, संतरे के छिलके जैसा अगर उसमें कुछ परिवर्तन लग रहा है, तो ये गाँठ हो रही है, कोई स्किन में परिवर्तन हो रहा है या ब्रेस्ट के साइज़ में चेंज आ रहा है, आकृति में चेंज आ रहा है या कोई गाँठ नज़र आ रही है, कहीं से कोई ऐसा नॉन हीलिंग अल्सर है जो सही नहीं हो रहा है, बगल में भी कोई गाँठ आ रही है, दिख रही है, तो ये ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन में चेक करना चाहिए। टेस्ट हमें कराने के लिए बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे कि सबसे पहली बात है कि ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, उसको कराना चाहिए। ख़ास तौर से ये मोटे लोगों में या जो बहुत ओबीज़ होते हैं या जिनका ब्रेस्ट टिश्यू बहुत डेंस होता है, उनके लिए ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड एक बेस्ट डिवाइस होती है। फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी उसके ज़रिए भी ब्रेस्ट के टिश्यूज़ के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसमें बहुत ही बारीक सी निडल को जो भी सस्पिशियस एरिया होता है उसमें डाल करके उसके टिश्यू को निकाल के उसकी एक टेस्ट की जाती है, जिससे पता चल जाता है कि जो अंदर ग्रोइंग टिश्यू है, जो सस्पिशियस टिश्यू है, उसमें कोई ख़राब चेंजेस आ रहे हैं या वो नॉर्मल कंडेंसेशन ऑफ एनी ब्रेस्ट टिश्यू है। दूसरा होता है कि हम बायोप्सी भी कर सकते हैं। बायोप्सी 2 प्रकार की होती है, एक ट्रू कट बायोप्सी मतलब मोटी नीडल से ही बायोप्सी को निकालना या पूरे के पूरे उस टिश्यू को या गाँठ को निकाल के उसकी टेस्ट करने के लिए भेजना। एक स्पेशल प्रकार का एक्स-रे भी होता है जिसको हम लोग मैमोग्राफी कहते हैं। मैमोग्राफी के लिए ख़ास बात ये है कि ये 35 ईयर्स से कम लोगों की एज में बहुत रिकमेंडेशन नहीं होता है क्योंकि एक हाई रेडिएशन एक्स-रे होता है और 35 से पहले के लोगों को रिप्रोडक्टिव एज में मानते हैं। उस एज में प्रेगनेंसी करने का या इस तरीके की जो बातें होती हैं, तो मैमोग्राफी को 35 इयर्स के एज के लोगों के में ही प्रेस्क्राइब किया जाता है। और फाइनली एमआरआई भी कुछ स्पेशल केसेस में हम लोग कर सकते हैं। अगर ब्रेस्ट टिश्यू या ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है, तो उसमें कई प्रकार की थेरेपीज़ होती हैं जैसे कि सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और मिक्स थेरेपी भी सभी प्रकार की जैसे सर्जरी करने के बाद कीमोथेरेपी करनी पड़ती है या रेडिएशन भी देना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस कर पा रहे हैं। तो ये इस महीने में इतनी सारे डिस्कशन इसलिए किए जा रहे हैं जिससे जल्दी से जल्दी किसी भी ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस किया जा सके और अगर उसका हम अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी इजी होता है, इकोनॉमिक होता है, उसकी कॉस्मेटिक वैल्यूज़ अच्छी रहती हैं, थोड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी अच्छा रहता है और सबसे बड़ी बात लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी रहती है। अगर किसी ब्रेस्ट कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस करते हैं तो मरीज़ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीबन 10 साल से ज़्यादा भी होती है। इसलिए हमारी सलाह ये है कि जो भी आप जानकारी लेते हैं, उसको अपने आस-पास के लोगों से जिनके पास यूट्यूब या इस तरह के चैनल्स नहीं हैं, उनको भी शेयर करें। अपने आस-पास के लोगों को सिखाएँ कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन कैसे किया जाता है, उसके ज़रिए हम अपनी ही परेशानी को, अपनी ही बीमारी को कैसे ढूँढ सकते हैं। थैंक यू।